साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें देश के उन सभी विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है, जहां कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव होना है, जिसमें खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव है और बाकी कुछ और प्रदेशों में उपचुनाव होने हैं। मतदान कराने से लेकर गिनती तक की मार्गदर्शिका जारी की गई है। चुनाव आयोग ने विस्तार से ये मार्गदर्शिका बनाई है। नामांकन को ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी जो लोग भी अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं, जो कैंडिडेट्स होंगे, वो अपना नॉमिनेशन जो है वो ऑनलाइन करेंगे। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल की जाएगी। इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ सिर्फ 5 लोग होंगे। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतनी होंगी। फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर का चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होगा। ग्लव्स, फेशियल पीपीई किट्स का भी इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन अनिवार्य है, यानी रैली अगर होती है, रोड शो अगर होते हैं, तो वहां पर जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनको पहले से ये सूचना देनी होगी। जो भी उम्मीदवार वहां रैली या रोड शो करेगा वो जिला निर्वाचन अधिकारी को पहले से सूचना देगा, और जिला अधिकारी जो हैं, जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो वहां पर पहले से ही वो सारी व्यवस्थाएं करके रखेंगे जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और इसके अलावा जो कुछ भी बचाव के लिए, कोरोना से, कोविड-19 से बचाव के लिए जो कुछ भी उपाय करने हैं, वो सारी व्यवस्थाएं जो पहले से वहां हों, तभी जाकर इजाज़त होगी किसी भी चुनावी सभा की, रैली की या रोड शो की। तो तमाम तरह की बंदिशें होंगी, लेकिन जाहिर तौर पर चुनौती है, ये बात साफ तौर पर पता चल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो निर्देशिका जारी की है, जो गाइडलाइन जारी की है, उसको देखकर भी साफ तौर पर लगता है कि हाँ, चुनाव आयोग भी मानता है कि चुनाव कराना इतना आसान नहीं होगा, थोड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग इस मामले में आश्वस्त नजर आ रहा है कि वो बेहतर तरीके से इसका संचालन कर पाएगा। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता नेहा जुड़ी हुई हैं और पटना से नवजीत हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा के पास पहले चलते हैं। नेहा, दिल्ली में दरअसल चुनाव आयोग की जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहें तो उम्मीदवारों पर बंदिशें लगाई गई हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। चुनौती साफ तौर पर दिख रही है और चुनाव आयोग की ये गाइडलाइन भी बता रही है कि उसे भी लगता है कि इतना आसान नहीं होगा चुनाव कराना। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे, बहुत सारे जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करना बहुत आसान नहीं है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना एकदम सही है। गाइडलाइन आने के पहले ही हमारे पास जो खबरें आ रही थी उसी के मुताबिक गाइडलाइंस भी आया है। जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि 5 लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहेंगे उम्मीदवार के, चाहे डोर टू डोर बातचीत करने के बात हो या फिर किसी तरीके से रैली संबोधित करने की बात हो, तो लोगों का लिमिटेशन यहाँ पे किया गया है। साथ ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आप नहीं कर सकते, जो पहले के चुनाव में होता था। और इसी सिलसिले में मेरा सवाल भी मंत्री हो चाहे सांसद विधायक हो उनसे रहा कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल चैलेंज के तौर पे ये आपके सामने होगा, क्योंकि पहले की तरह उत्साह नहीं होगा चुनाव में, पहले की तरह कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं लेके आप चल सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये जरूर एक चैलेंज है कि किस तरीके से वो अपने वोटर्स को साधेंगे और किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन को डायरेक्टली डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक बार नवजीत के पास भी चलते हैं, आप बने रहिए। नवजीत, देखिए चुनौती जो है वो है, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है वो थोड़ी समझना पड़ेगा उसे बेहतर तरीके से। नॉमिनेशन को चुनाव आयोग ने ऑनलाइन कर दिया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन करना है, यानी नॉमिनेशन के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन करते थे नेता, जो कैंडिडेट होते थे कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां होती थी, काफिला होता था, हजारों की तादाद में लोग होते थे, वो नहीं होगा। लेकिन रैली और रोड शो की इजाजत होगी, उसके लिए बहुत सारी शर्तें होंगी। लेकिन फिर भी क्या लगता है कि रैली या रोड शो इतना आसान होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए?
जी देखिए, बिल्कुल आप देखिएगा कि जो वक्त जब शुरू हो रहा है, जब अब एक तरीके से देखा जाए तो जो चुनाव पे एक संशय की स्थिति थी कि होगी कि नहीं होगी, अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मतदान होना है, समय पे होना है और 29 नवंबर तक यहाँ की सरकार बननी है, वो बन ही जाएगी। अब रही बात दूसरी की जो रैली है या फिर रोड शो है, तो इस सारा का सारा डिपेंड करेगा कि किस जगह पे रैली कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, उस जगह पे क्या कोरोना का मामले आए हैं क्या। यदि थोड़े से एक दो भी मरीज पॉजिटिव दिखते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे रैली करना नहीं के बराबर समझा जा सकता है। जो निर्वाचन पदाधिकारी होंगे या फिर जो कलेक्टर होंगे वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 2-4 मामले आते हैं तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन हो जाता है, बफर जोन हो जाता है। तो ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो इस बार रोड शो और रैली की जो बात है, आयोग ने थोड़ी छूट जरूर दी है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन अभी काफ़ी थोड़ा वक्त है, चुनाव आयोग तैयारी भी कर रहा है, लेकिन उम्मीद हम लोग को एक करनी होगी कि रैली और जो आपने जैसा बताया कि शक्ति प्रदर्शन जैसे जो तमाम चीज़ें होगी वो नहीं दिखेगी, लेकिन शक्ति इस बार दिख रही है विधानसभा चुनाव में। क्योंकि 2-3 चीजें कही गई हैं पार्टी है वो नवजीत, उसमें ये कहा गया है कि जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनको पहले से सूचना दी जाएगी कि हाँ यहाँ पे फला कैंडिडेट की रैली होनी है या सभा होनी है, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब क्या बहुत सारी दुकानों के बाहर हम देखते हैं कि घेरा बनाया जाता है, क्या उस तरह का पूरे मैदान में बनाया जाएगा? अगर उस तरह का घेरा बनता है तो क्या लोगों के आने की संख्या लिमिट होगी कि इससे ज्यादा लोगों को नहीं लाने दिया जाएगा रैली में? तो फिर उस रैली का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हजारों की संख्या जुटाने की कोशिश होती है कैंडिडेट्स की। जी बिल्कुल, देखिए रैली जैसे जो आयोग ने छूट दी है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक है अब घर घर तक कोरोना पहुंच गया है, गांव तक पहुंच गया है, तो ऐसे में वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लोग हैं वो खुद नहीं आएंगे, लेकिन अब प्रशासन की बात कीजिएगा तो शायद वो इजाज़त दें इस तरह की रैली के। लेकिन इसके लिए इसके अलग यदि बात कीजिएगा तो जो सारे पार्टियां हैं वो बूथ वाइज विधानसभा वार एक तरीके से हर जो विधायक हैं या फिर जो मंत्री हैं उनको एक टास्क दिया गया है कि आप मैक्सिमम मोबाइल नंबर को कनेक्ट करके रखें, ताकि जो वर्चुअल रैली हो रही है, चाहे वो जेडीयू की हो, बीजेपी की हो या फिर जो अन्य दल हैं उनको, तो अब जो लोगों का है कि एक विधानसभा में तकरीबन 15,000-20,000 आदमी है, वो कम से कम मोबाइल नंबर के जरिए जुड़ें, फेसबुक के जरिए जुड़ें। तो जो रैली का जो रूप है वो वर्चुअल रैली पे जाएगा, लेकिन आयोग की तरफ से थोड़ी सी छूट दे करके कहीं ना कहीं देखना होगा कि जब रैली होने का जो वक्त होगा उस वक्त क्या स्थिति रहती है उस मोहल्ले या उस जगह पे, उस मैदान में जहाँ पे रैली होना है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम नेहा के पास चलते हैं। नेहा, ये सारी गाइडलाइंस जो है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम लोगों के ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा, और इलेक्शन कमीशन भी ये मानकर चल रहा है कि हाँ आम लोग भी शायद अब इतने जागरूक होंगे, वो भी समझेंगे कि कितनी भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए। लगता नहीं है कि इस बार के चुनाव में चुनावी रैलियों में उतनी भीड़ इकट्ठा हो पाएगी, क्योंकि लोग खुद भी आने से परहेज करेंगे। अभिषेक, मैं पहले ही बता रही थी आपको कि जो पहले हम उत्साह देखते थे चुनाव के वक्त में, वो बिल्कुल इस बार बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। और बिहार में चुनाव किस तरीके से, चूँकि हम सब उसी इलाके से आते हैं, हमें पता है कि चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हो या आम लोगों के लिए, और हर किसी का उत्साह चुनाव के वक्त देखने को मिलता है। लेकिन इस बार अगर नए तौर पर देखें, अगर पॉजिटिव तरीके से देखें, तो यही देखने को मिलेगा कि डिजिटली पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है हर हालत में अपने वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से वर्चुअल रैली हो, चाहे वो सोशल मीडिया का सहारा लेना हो कि अपने बात को इस तरीके से कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली डोर टू डोर आप नहीं कर सकते हैं रैली उतने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों का लिमिटेशन है। आपके साथ जो है प्रत्याशी के साथ जो लोग हैं वो भी लिमिटेड लोग ही अलाउ किए गए हैं। अगर आप गाइडलाइंस देखें तो गाड़ियों में लिमिटेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ ही सैनिटाइज़र, मास्क, तमाम चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्टली गाइडलाइन दिया गया है। और जब इन सब चीज़ों को लेके चलना है तो एहतियात के तौर पे हर हालत में आपको इन सब चीज़ों का पुख्ता इंतजाम करना होगा। तो इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, जिसके थ्रू जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट की ओर रिझ सकते हैं, या कैंडिडेट जो है वो वोटर से बात कर सकते हैं, वो डिजिटल वे होगा। सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है। वर्चुअल रैलीज जिस तरीके से हम लोग बात भी करें कि किस तरीके से लगातार इंपॉर्टेंस बढ़ रहा, लेकिन उसमें भी एहतियातन के तौर पे कहीं पे
भी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती, क्योंकि बिहार में इस वक्त कोरोना से हालत बेहद नाजुक है और नोडल ऑफिसर इसके लिए खास तौर पर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो इस चीज का खास ध्यान रखे कि इलाकों में किस तरीके का सिचुएशन है और किस तरीके से चीजें, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो धरातल पर हम चुनाव देखते हैं, मैदान में उतरकर, सड़क पर उतरकर जो चुनाव देखते हैं, प्रचार देखते हैं, वो शायद अब धीरे धीरे जो पिछले एक दशक में हम देख भी रहे हैं, खासतौर पर 2014 के बाद से, कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो लगता है कि अब सारे चुनाव प्रक्रिया को ही सोशल मीडिया के जरिए ही कैंपेनिंग भी होगा। नेहा जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। और अगर आप लगातार वोट कैंडिडेट के अकाउंट्स फेसबुक वगैरह पे आप देखेंगे, लगातार कैंडिडेट सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए, खास तौर पे वैसे प्रत्याशी भी जिनका जो बहुत ज़्यादा एंड्रॉइड से मतलब नहीं रखते हैं। अगर आप देखें तो 50+ के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा फेसबुक वगैरह पे तवज्जो नहीं देते थे, फेसबुक और व्हाट्सअप को, लेकिन अब उनके अकाउंट्स, उनके प्रोफाइल पेज हैं, उनके अकाउंट्स है जिसपे वो एक्टिव हैं, उसके लिए टीम काम कर रही है कैंडिडेट्स की। तो हर हालत में जो सोशल मीडिया है उसको एक जरिया बनाया जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को हम इसके थ्रू डिलीवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे मोबाइल नंबर्स के थ्रू हो, फेसबुक अकाउंट्स के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, तो हम ऐसे अपने वोटर्स को अपने साथ रखें और अपने मैसेज को लगातार करें। बिल्कुल, हमारे साथ पटना से भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ गए हैं, अब उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, दो चीजें हैं जो साफ तौर पर नियम कानून जो बनाए गए हैं वो तो एक तरफ है ही, लेकिन साथ साथ एक चीज देखने से लग रहा है कि सरकारी खर्च शायद इस चुनाव में बढ़ जाए और कैंडिडेट्स का खर्च जो है वो हो सकता है कि प्रत्यक्ष तौर पर कुछ कम हो जाए, क्योंकि रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी, तो वो खर्च हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन सरकारी खर्च बढ़ेगा चुनाव में, क्योंकि जितनी सारी चीजें करनी है, सेफ्टी मेजर्स को आपको यूज करना है, उसका उपयोग करना है, मुझे लगता है कि शायद खर्च बढ़ेगा थोड़ा। अब से खर्च बढ़ेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था 1,10,000 के आसपास लगभग जो कहें कि पर्सनल्स हैं वो ज़्यादा पढ़ेंगे, कि जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पे कहा गया है कि एक जो पोलिंग बूथ होगा वहाँ पर 1,000 से ज़्यादा लोगों का वो नहीं हो सकता, उसका भी विरोध हो रहा था। तो ये कह सकते हैं कि पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ेगी और तमाम तरह के जो और खर्च है, तमाम तरह के, क्योंकि हर जगह पे जो गाइडलाइंस आई हैं, एक एक चीज़ क्लियर की गई है कि कैसे वहाँ पे जो नोडल अफसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ अफसर हैं, उनकी सहायता ली जाएगी। कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन एकदम इंश्योर किया जाए कि उनका पालन जरूरी है। और जिस तरह से कि अगर आप किसी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो सिक्योरिटी पर्सनल्स जो आपको सुरक्षा बल मिलता है, उसके अलावा आप कैंडिडेट के साथ 5 ही लोग रह सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती है। अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप रोड शो कर रहे हैं तो आप 5 ही गाड़ियों से रोड शो कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 गाड़ियां हो सकती हैं, जिसमें 5 गाड़ियां सिक्योरिटी पर्सनल की, अधिकतम 5 गाड़ियां अलाउ की गई। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी बातें। फिर सैनिटाइजेशन का, कि जहाँ पर आप देखेंगे कि पीपीई किट्स में आपकी इस बार जो निर्वाचन के लिए लोग जाएंगे, जो मतदान अधिकारी होंगे वो रहेंगे, साथ ही वहाँ जाने जो मतदान शुरू होने से पहले और मतदान शुरू होने के बीच में और मतदान खत्म होने के बाद वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जाएगा प्रॉपर। इसी तरह जो लाई जाएंगी, जो मशीनें होंगी उनको लाया जाएगा, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। और जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के दिन भी उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही खोला जाएगा। और फिर सैनिटाइजेशन काउंटिंग के बीच में भी होनी है, काउंटिंग के बाद भी होनी। तो ये कह सकते हैं जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उनको एक तरह से कहें कि बहुत ही कड़ाई से पालन होगा है। ये साफ तौर पे जो गाइडलाइंस हैं जो चुनाव आयोग की, उसमें क्या कहा गया है, वहाँ जो कहें कि डीएम होंगे, जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, साथ ही एसपी होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा तमाम जो है जहाँ जहाँ चीज़ें रहेंगी वहाँ पर जो कोविड के लिए एक अलग से अफसर की नियुक्ति होनी है कि क्या गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है विशेष, तो उसके खिलाफ जो महामारी एक्ट है जिसके तहत केस दर्ज होगा। तो ये कह सकते हैं ये। अच्छा शैलेंद्र, क्या ये मुमकिन लग रहा है आपको कि इतने सारे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं या गाइडलाइन जो बनाई गई हैं, क्या इनको फॉलो करना इतना आसान होगा बिहार चुनाव में, खासतौर पर बिहार में जहां पर मैं मानूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाहिर तौर पर जागरूकता भी इतनी नहीं है कि लोग मानते हों या लोग समझते हों चीज़ों को?
देखिए अभिषेक, ये साफ तौर पे है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा व्यवहार करता है, किस तरह के वो कड़ाई करता है। क्योंकि अगर कोई चीज़, चूँकि अब सब चीज़ें हैं कैमरे के सामने है, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर कहीं से कोई चीज़ आती है सामने तो जाहिर सी बात है वो तुरंत जो है वो हाईलाइट होगी। वो चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और एक तरह से कहें कि इन चीज़ों का जो गाइडलाइंस जारी हों उनका पालन करना एक तरह से कहें अनिवार्य हो जाए। क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो भी जानते हैं कि अगर हमारे बारे में कोई चीज़ आएगी तो जो कार्रवाई है वो तय मानी जाती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब तमाम जो कैंपेन होता है सामान्य चुनाव में, जो चुनाव प्रचार होता है, तो उसमें भी अगर कोई बात आती है तो चुनाव आयोग की तरफ से संबंधित अधिकारी के खिलाफ, संबंधित जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ केस दर्ज होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो गाइडलाइंस हैं अगर पूरी तरह से फॉलो नहीं होगी, लेकिन ये कह सकते हैं मैक्सिमम जो लिमिट हो सकती है वहां तक तो फॉलो क्या इस बार जो घमासान होगा वो बहुत टाइट होगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद वोटिंग प्रतिशत, हालांकि लोग उम्मीद करते हैं, सब लोग उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन लगता है कि कोविड की वजह से कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा वोटिंग प्रतिशत पे। क्या बहुत टाइट फाइट होने वाली है इस बार? देखिए अभी से एक साफ तौर पे है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग जो है, अगर ये कहें कि कोविड को लेकर जो स्थितियां मार्च में थी, अप्रैल में थी, मई में थी, जून में थी या कहीं जुलाई में जो थी, अब वो स्थितियां नहीं हैं। धीरे धीरे चीज़ें जो है एक तरह से कहें कि कोविड के साथ कैसे रहना है इसके बारे में लोगों ने एक तरह से अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है। तो ये कह सकते हैं चुनाव के दौरान क्या स्थितियाँ बनती है वो तो एक अलग मामला होगा, लेकिन कोविड की जो गाइडलाइंस हैं ये हम समझ सकते हैं कि एक जो आम नागरिक है, आम नागरिक को भी अगर किसी से पूछेंगे तो उसको ये पता है कि हमको मास्क पहन के रहना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमको हाथ धोना है, हमको सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो एक तरह की डाउन द लाइन वहाँ तक चली गई हैं। और ये एक अच्छी बात है कि अगर जो कोरोना महामारी है इससे बचने के लिए अगर सब लोग जागरूक रहेंगे तो जाहिर सी बात है अब धीरे धीरे लोग जिस तरह से ये रंग बदला है, चुनावों के रंग में बिहार आया है, तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी शैलेंद्र, फिर भी ये समझना होगा कि हाँ, ये चूंकि हम जो एक अच्छी पॉजिटिव अगर सोच कर चलते हैं तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अक्टूबर तक आते आते चीजें और बेहतर हो जाएं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान स्थिति अगर ये रहती है तो लगता है कि वोटिंग पर भी असर पड़ सकता है फिलहाल अभी की स्थिति के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात झारखंड की एक बार कर लेते हैं। झारखंड के दुमका और बेरमो में विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। यह उपचुनाव होगा। जाहिर है ये गाइडलाइन वहां के लिए भी है, यानी जितने भी प्रदेशों में उपचुनाव भी होने हैं वहां पर भी यही नियम कायदे फॉलो किए जाएंगे, यही नियम कायदे लागू होंगे जिनके तहत बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। तो 2 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, दुमका और बेरमो। इन दोनों विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा। जी मीडिया संवाददाता मदन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। मदन, सारी गाइडलाइन वगैरह जो है वो सामने आ चुकी हैं कि क्या चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है, किस तरह से चुनाव होंगे, क्या लगता है इन दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होगा? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के भी तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें चुनाव आयोग की इस फैसले पर टिकी हुई थी कि क्या गाइडलाइंस आता है और उसके तहत जो चुनाव की तैयारियां होती है वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सुदूरवर्ती इलाके ऐसे हैं जहाँ की मोबाइल नेटवर्क तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में उन जगहों पर सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव कैंपेन चलाना या फिर जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा फिर तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको पूरा करना, ये काफी चुनौती भरा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हालांकि कोरोना ने सब कुछ को बदला है तो चुनाव भी बदले हुए रंग में ही देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि झारखंड में राजनीतिक दलों के लिए इतना आसान नहीं है यह उपचुनाव जो दोनों सीट पर होने हैं। हालांकि जो निर्वाचन पदाधिकारी है उनके द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई है। दुमका सीट पर 6 महीने से अधिक का वक्त भी बीत चुका है क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही वहां पर उपचुनाव नहीं कराए गए हैं। तो अब जो 2 सीट खाली हैं, बेरमो और दुमका, वहां इस गाइडलाइंस के आधार पर चुनाव कराना तो है, लेकिन ये चुनौती से भरा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि वहां डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व उतना ज्यादा नहीं है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत खुले हैं, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो वहां शायद थोड़ी सुविधा हो लोगों से बातचीत करने में प्रत्याशियों को।
जी बिल्कुल, देखिए वैसे यहाँ जो मोहल्ला या गांव होता है वो काफी दूर दूर पर होता है। पहाड़ी इलाके होने की वजह से जो जनसंख्या है वो काफी घनत्व वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो अगर कहीं रैली होता है या सभा होता है चुनाव का, तो वहां भीड़ इकट्ठा हो जाता है, आसपास के लोग जमा होते हैं। तो ऐसे में संक्रमण को देखते हुए जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस आए हैं उसका पालन करते हुए तो यहाँ के राजनीतिक दलों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जो पहले से प्रैक्टिस में नहीं है, नेताओं को भी भीड़ इकट्ठा करना अच्छा लगता है और वो भीड़ के माध्यम से ही अपना ताकत का वो प्रदर्शन करना चाहते हैं कि उनके पक्ष में इतने लोग हैं, उनके पक्ष में इतने लोग हैं। तो वो तमाम चीजें बदला सा होगा। तो अब इसके हिसाब से किस तरह से चुनाव होते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल मदन, चुनौती तो होगी, लेकिन अब मुश्किल ये है कि इस कोविड के दौर में, इस कोरोना संक्रमण काल में दूसरा कोई उपाय भी नहीं है और उन सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिलहाल इंतजार करते हैं। जनता भी थोड़ी बहुत अब समझ चुकी है कि कोरोना किस तरह से खतरनाक रूप लेता जा रहा है देश में, तो शायद वो भी अपनी जागरूकता दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मदन। फारबिसगंज में परमान नदी का पानी उतर गया है, लेकिन सड़कें बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है।